भारत के डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में रच दिया इतिहास। चीन के खिलाड़ी को हराकर जीती वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। 18 साल की उम्र में जीत दर्ज कर बने दुनिया के सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन। इस ओवरशिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांग लिया जवाब। देश भर में अब मंदिर मस्जिद विवाद पर कोई नया केस दर्ज ना करने के आदेश। निचली अदालतें कोई सर्वे का ऑर्डर भी नहीं पास कर सकेंगी। अब 4 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। सूत्रों के मुताबिक एक देश एक कानून को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसी सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है बिल। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग लाने पर उठाए सवाल। विपक्ष को सदन में हंगामा ना करने की दी नसीहत। हाथ जोड़ने पड़े। हाथ जोड़कर कांग्रेस सदस्यों को दी सदन चलते रहने की सलाह। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का बड़ा चुनावी दाव। कल से महिला सम्मान योजना शुरू कर 1000 रुपए देने का किया ऐलान। चुनाव जीतने पर रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए करने का किया वादा। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। सूत्र बता रहे बीजेपी शिवसेना और एनसीपी के बीच 20-10-10 का फॉर्मूला तैयार। दिल्ली में जेएनयू में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थर चल गए। एबीवीपी ने किया था स्क्रीनिंग का आयोजन। लेफ्ट के छात्र संगठनों पर लगाया हंगामे का आरोप। यूपी के झांसी में मदरसे में विदेशी फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी के दौरान हंगामा। भीड़ ने मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी को कस्टडी से छुड़ाया। दोबारा हिरासत में लेकर एनआईए की पूछताछ। 4 साल पुराने हाथरस केस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दौरे पर उठाए सवाल। कहा यूपी को अराजकता की आग में झोंकना चाहते राहुल। अतुल सुभाष मामले में बेंगलुरु पुलिस ने यूपी के जौनपुर भेजी टीम, लेकिन निकिता की मां और भाई पुलिस के डर से फरार हो गए हैं। पत्नी की प्रताड़ना के बाद अतुल की खुदकुशी की जांच हो रही है, लेकिन पत्नी का परिवार फरार। करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है। मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाता और किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं हो जाता। कैरेक्टर की जांच जरूरी है। चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां है इसका मतलब? कहां छिपा के रखा हुआ था अब तक? कैसे आए रोहिंग्या दिल्ली तक? और एक बड़ी खबर मिल रही है, जेएनयू में पत्थर चले हैं। जेएनयू में पत्थरबाजी की खबर आ रही है। खबर साबरमती रिपोर्ट के विरोध में पत्थरबाजी की है। साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग वहां पर हो रही थी बताया जा रहा है, और फिर पत्थरबाजी हो गई। लेफ्ट के छात्रों पर आरोप है। दरअसल बताया जा रहा है कि जेएनयू में साबरमती फिल्म जो है उसकी स्क्रीनिंग चल रही थी और तभी अंधेरे का फायदा उठाकर पत्थरबाजी की गई है। वहां पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है। अच्छा, तस्वीरें भी हैं। एबीवीपी से जुड़े छात्रों का सब आरोप है कि लेफ्ट गुट के छात्रों की ओर से हमेशा एबीवीपी के कार्यक्रमों में इस तरह का खलल डाला जाता है। ये साबरमती रिपोर्ट जो है, मूवी जो आई है साबरमती रिपोर्ट। अच्छा, पत्थर भी है, देखिए आप, पत्थरबाजी की तस्वीरें भी है। जो पत्थर चले वहां पर, ये दरअसल वहां पर ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में वहां पर छात्र जो वहां पर थे। साबरमती रिपोर्ट फिल्म, वैसे अच्छा मुझे अभी याद आ रहा है कि ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री एक बनी थी गुजरात दंगों को लेकर। उसकी संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूं, स्क्रीनिंग कराने की जिद पर अड़े थे लेफ्ट के छात्र। लेकिन गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराने वाले आरोपों के मुताबिक
साबरमती की रिपोर्ट की फिल्म से इतना डर गए शायद कि वहां पर पत्थर चल गए। मतलब दुष्प्रचार देखना है, सच नहीं देखना है, सीधी सी बात है साहब। वो एक विदेशी दुष्प्रचार भारत के खिलाफ, गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी जिनको क्लीन चिट मिल चुकी है, एसआईटी क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट हर तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है ये। और उसके बाद देखिए ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, ये पत्थर चले वहां पर, पत्थर वहां पर है, पत्थरबाजी हुई है वहां पर, हंगामा हुआ, बवाल हुआ। और ये देखिए आप, पत्थर वहां पर पड़े और बताया जा रहा है कि ये साबरमती रिपोर्ट जो अभी हाल में फिल्म आई है, जिसकी काफी तारीफ हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सच दिखाया गया। अच्छा, कुछ तस्वीरें भी अगर हाथ सुनाइए, एक बार सुनाइए क्या कहा वहां पर, लोग क्या कह रहे हैं, सुनाइए अगर तस्वीरें वहां पर। अच्छा, ये उस वक्त की तस्वीरें, अच्छा हाँ, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं जेएनयू की, लेकिन कुछ बयान भी हैं, कुछ लोगों के बयान भी हैं, वो सुनाते हैं। साबरमती फिल्म के नाम पर इस्लामो लिबरल कांग्रेस इकोसिस्टम के दंगाई और पत्थरबाज काम पर जिस प्रकार से असहिष्णुता का परिचय देते हुए आम तौर पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नाचने वाली मंडली है, उसने साबरमती फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान पोस्टर भी फाड़े, पथराव भी किया। ये अजीब और गरीब हिपोक्रेसी है। ये वही मंडली है जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहती थी, ये वही मंडली है जो परजानिया फिल्म दिखाना चाहती थी, पर ये वही मंडली है जो गोधरा कांड का सच छुपाना चाहती है। ऐसी कौन सी बात है गोधरा कांड में जो सामने निकल कर आएगी तो इस जमात को उससे तकलीफ होती है। अब देखिए, यहां तो सिर्फ पत्थर चले, वहां तो एनआईए की टीम को घेर लिया। आप हैरान हो जाएंगे अगली खबर देखकर। मदरसों में मतलब कानून की सीमाएं खत्म हो जाती हैं क्या? मतलब वैसे भी अब कहा जाता है ना इस तरह से कि कुछ इलाके देश में ऐसे हैं जहां पर देश का कानून संविधान नहीं चलता है, जाने में डर लगता है। झांसी में यही हुआ साहब, हुआ ये। आज सबसे पहले हम आपको ना झांसी की खबर दिखाएंगे, तस्वीर आपके सामने है। वाकई संविधान खतरे में आया तो यहां आया। आज संविधान का अपमान हुआ, संविधान के हिसाब से चलने वाले कानून को पैरों तले रौंद दिया गया। लेकिन सोचिए ना, आज इस खबर की कोई चर्चा नहीं, आज कोई नहीं बोलेगा संविधान खतरे में आया। हर बात पर संविधान की कॉपी दिखाने वाले किसी नेता को संविधान की आज चिंता नहीं हुई। खबर सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। किसी ने नहीं कहा कि उसे संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि शायद यह मामला क्या है साहब, एक मुफ्ती, एक मौलाना से जुड़ा है। कल रात यूपी के झांसी में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक टीम एक मदरसे में छापेमारी के लिए पहुंची। ठीक, यह मदरसा मुफ्ती खालिद नदवी नाम का, नाम सुनिए दोबारा से, मुफ्ती खालिद नदवी नाम का एक मौलाना चलाता है मदरसा। एनआईए छापे के लिए पहुंची। यह मौलाना विदेशी बच्चों को ऑनलाइन क्लास देता है। ठीक, और इस मौलाना के बैंक अकाउंट में संदिग्ध तरीके से विदेशी फंडिंग का आरोप लगा। जांच हुई, जांच के लिए एनआईए की टीम मदरसे में वहां पर पहुंची छापेमारी के लिए। लेकिन जैसे ही एनआईए की टीम मदरसे में दाखिल हुई, वैसे ही मस्जिद के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होने लगी। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होने लगी, रेड की जानकारी दी गई लोगों को। ये देखिए आप, क्या हाल कर दिया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, एनआईए की टीम को घेर लिया गया, महिलाओं को आगे कर दिया गया, नकाब पोश महिलाओं को आगे कर लिया गया। इसके बाद सैकड़ों की भीड़ ने एनआईए की टीम को घेर लिया। हुआ यह कि अंदर एनआईए की टीम 8 घंटे तक मौलाना से पूछताछ करती रही। ठीक, बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी, एनआईए की टीम इंतजार करती रही। इसके बाद जब मौलाना इसको, खालिद को, नदवी को लेकर एनआईए की टीम मदरसे से निकली, तब वहां जुटी भीड़ ने एनआईए की टीम को घेर लिया। एनआईए की टीम को घेर लिया। इनकी हिम्मत सोचिए, अवैध विदेशी फंडिंग के आरोपी मौलाना मुफ्ती खालिद नदवी को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। एनआईए की टीम को घेरा, एनआईए की टीम से छुड़ाकर मुफ्ती को साथ ले गई। इस दौरान एनआईए की टीम और पुलिस के चंद जवान भीड़ के आगे बेबस नजर आए, क्योंकि भीड़ तंत्र है, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि भीड़ में नकाब पोश महिलाएं सबसे आगे खड़ी थी। होता ये है, ये हमने दिल्ली दंगों में भी देखा था। ये हमने जगह, अगर वो तस्वीरें भी हैं हम दिखा पाएं, जिसमें वो तस्वीरें आपको नजर आएंगी, जो नकाब पोश महिलाएं, उनको आगे कर दिया जाता है हर जगह। ये दिल्ली दंगों में भी दिखा, ये वहां शाहीन बाग में भी दिखा, यहां पर भी यही दिखा। एनआईए की टीम आई, नकाब पोश महिलाओं को आगे कर दिया गया। नकाब पहना महिलाओं ने, महिलाएं सबसे आगे खड़ी थी, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी मुफ्ती को ले जाने नहीं देंगे। सुनाते हैं आपको, सुनाइए साहब।
समर्थन में जुटी हजारों की भीड़ का यह मैसेज था साहब कि एनआईए, पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ साथ कानून संविधान की सीमाएं वहां खत्म हो जाती हैं। मतलब जहां मदरसे की सीमा शुरू होती है। बताया जा रहा है साहब कि मुफ्ती के समर्थन में अचानक भीड़ इकट्ठा हुई क्योंकि मुफ्ती खालिद नदवी झांसी शहर के काजी का सगा भतीजा है, इसलिए मुफ्ती के समर्थन में भीड़ को जमा होने में देर नहीं लगी। संविधान और कानून के खिलाफ एक घटना बिल्कुल मतलब संदेश खाली की उस घटना की तरह। आप याद होगा जब इसी साल जनवरी में ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख को पकड़ने गई थी ना, आपको याद होगा। उसके समर्थन में कट्टरपंथी भीड़ ने ईडी की टीम पर अटैक कर दिया था। ईडी की टीम पर हमला हुआ था वहां जब उसको पकड़ने गई थी वहां शाहजहां शेख को। आज नदवी को पकड़ने के लिए, छापा मारने के लिए एनआईए की टीम गई। वहां लोगों ने घेर लिया एनआईए की टीम को। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। वहां पर ईडी के अधिकारियों के सिर फोड़ दिए गए थे। इसलिए बताया गया कि एनआईए के अधिकारी भी भीड़ के आगे थोड़ा सा आराम से फिर उसको छुड़ा कर ले गए। वो लोग वहां पर नदवी को छुड़ा लिया। लेकिन संविधान खतरे में, डर फैलाने वालों के लिए अब ना तो संविधान खतरे में आएगा, ना इस मामले में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मुफ्ती के समर्थन में आई भीड़ जज भी बन गई। भीड़ ने एनआईए के अधिकारियों से कहा कि वो सबूत पेश करें कि मुफ्ती पर लगे आरोप सही हैं, तभी वो उसे ले जाने देंगे। इस दौरान एनआईए की टीम और भीड़ के बीच काफी देर तक बहस भी हुई। आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए। फिर हम इनको हवाले कर रहे हैं। पहले मुझे वो अधिकारी बताए। आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए। फिर हम इनको हवाले कर रहे हैं। पहले मुझे वो अधिकारी बताए। आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए। फिर हम इनको हवाले कर रहे हैं। पहले मुझे वो अधिकारी बताए। आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए। फिर हम इनको हवाले कर रहे हैं। पहले मुझे वो अधिकारी। हालांकि आपको बता दें काफी जद्दोजहद और मानवमनोबल के बाद भीड़ इस आश्वासन पर मुफ्ती खालिद नदवी को एनआईए हिरासत में भेजने पर राजी हुई कि पूछताछ के बाद मुफ्ती को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद एनआईए की टीम ने मदरसे के मुफ्ती खालिद नदवी को दोबारा हिरासत में ले लिया। वहीं हिरासत में जाने से पहले नदवी ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि वो विदेशी बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसके सभी विदेशी छात्र भारतीय मूल के ही हैं। एनआईए को नदवी के मोबाइल फोन में बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। एनआईए ने मदरसे से सैकड़ों किताबें, मुफ्ती का पासपोर्ट, कई अहम कागजात और मुफ्ती का मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। सुनाते हैं आपको। इस घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा। किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1.5 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था किताबें उठा ली उन्होंने। उन्होंने कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफ़र किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुँचाए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1991 प्लेसेस ओवरशिप एक्ट की, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया। बात इसकी, मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाता और किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं हो जाता। कैरेक्टर की जांच जरूरी है। कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है जो गला कटते कटते थोड़ी सी रिलीफ मिली है। इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा बहुत सीरियसली। खुशी की बात बिल्कुल नहीं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के वंशज आके यहाँ कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भारत के रहने वाले हैं वो अपने आप को बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के साथ क्लेम करते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, गलत है। लगातार ये प्रयासरत थे कि इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते थे और संविधान को कमजोर करना चाहते थे। अब उस पर यकीनन रोक लगी। मरीम नवाज रहमतुल्लाह की जिंदा करामात ये देखिए, आए दिन कभी किसी मस्जिद पे उंगली उठाई जा रही थी, कभी किसी धार्मिक स्थल को उठाया था। और आज इस फैसले से भारतीय झगड़ा पार्टी बहुत निराश हुई होगी। बीजेपी इस पर बात करने से मना कर रही है। साफ समझ में आता है कि ये सारी साठगांठ से चल रहा था, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, आपको बता दें क्या हो रहा था कि भारत में कई मस्जिदों को मंदिर बताने वाले विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ओवरशिप एक्ट 1991 को लेकर सुनवाई हुई। इस एक्ट पर सुनवाई की वजह यह थी कि कई मुस्लिम संगठनों और पार्टियों ने कहा कि अदालतें मस्जिदों और दरगाहों में जो सर्वे का ऑर्डर हो रहा है ना बार बार,
वो सीधे सीधे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वॉयलेशन है। ठीक, इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। 4 हफ्ते में जवाब दीजिए। केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त देते हुए कहा कि जब अदालत केंद्र का पक्ष जाने नहीं लेती है, जब तक अदालत केंद्र का पक्ष नहीं जान लेती है, तब तक इस मामले में कोई आदेश जारी कोई अदालत नहीं करेगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश पारित किए। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला यह कि अगली सुनवाई तक हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद विवाद का कोई भी नया केस देश में दर्ज नहीं होगा। ठीक, मंदिर मस्जिद का कोई केस नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कोई अगला ऑर्डर भी नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक देश की कोई भी अदालत, चाहे केस पहले से चल रहा हो, पहले से चल रहे मामलों में भी कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगी। मतलब कोई सर्वे का ऑर्डर अब नहीं आने वाला है, अब कम से कम 4 हफ्ते तक। ठीक, मतलब पहले से चल रहे मामलों में निचली अदालतें सुनवाई कर सकती हैं, लेकिन सर्वे का, अब नया सर्वे का ऑर्डर नहीं आएगा, ना फैसला सुना सकती है। यह आदेश तब तक के लिए है जब तक सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 के मामले में कोई फैसला ना सुना दे, या कम से कम अगली सुनवाई तक, जब तक केंद्र का जवाब आ जाए, अगली सुनवाई तक के लिए 4 हफ्ते कम से कम। अब सर्वे का कोई भी नया ऑर्डर कोई भी अदालत नहीं दे पाएगी। करैक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी ये कहना है कि करैक्टर नहीं बदलना चाहिए, करैक्टर की जांच होनी चाहिए। जैसे मैं काले कोट में वकील दिखता हूं, सफेद कोट में डॉक्टर दिखता हूं, खाकी वर्दी पहन लूं तो मैं इंस्पेक्टर दिखता हूं, लेकिन मेरा करैक्टर क्या है ये जानने के लिए सर्वे करना पड़ेगा। मैं तिलक लगा लूं तो हिंदू दिखूंगा, टोपी पहन लूं तो मुस्लिम दिखूंगा, मैं क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन दिखूंगा, और साफा पहन लूं तो सिख दिखूंगा, लेकिन मेरा करैक्टर क्या है ये जानने के लिए सर्वे करना पड़ेगा। वैसे गुंबद देख के आप ये नहीं तय कर सकते कि ये मस्जिद है या मंदिर है। किसी भी मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाता, और किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं हो जाता। करैक्टर की जांच जरूरी है। पहली चीज़ सर्वे नहीं होगा, दूसरी चीज़ कोई भी इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा, तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ के कोई भी नया केस डाला नहीं जाएगा। ये इफेक्टिव ऑर्डर पास हुआ है। कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है जो गला कटते कटते थोड़ी सी रिलीफ मिली है। इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा बहुत सीरियसली। खुशी की बात बिल्कुल नहीं। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि अदालत देश में मस्जिद को मंदिर बताने वाले सभी मामलों की सुनवाई रोक दे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस वक्त देश में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, संभल की शाही ईदगाह मस्जिद जो जामा मस्जिद है संभल, अजमेर शरीफ दरगाह, भोजशाला को मस्जिद बताने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। विपक्ष का कहना है कि ये सभी मामले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हैं। ये एक्ट 1991 में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, नरसिम्हा राव। इस एक्ट में कहा गया था साहब कि अयोध्या विवाद को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, अयोध्या को छोड़कर 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्वरूप था वो ही रहेगा, कैरेक्टर नहीं बदलेगा, मूल स्वरूप नहीं बदलेगा। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद। 15 अगस्त 1947 को अगर कोई जगह मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगी। 15 अगस्त 1947 को अगर कोई जगह मंदिर है तो वो मंदिर रहेगी, गिरजाघर तो गिरजाघर। ठीक, तो धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। 15 अगस्त 1947 को जो है वही रहेगा। ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो स्वरूप है वही रहेगा। लेकिन क्या हुआ था, रिटायरमेंट से कुछ दिनों पहले ना 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एक मौखिक टिप्पणी कर गए थे। इस टिप्पणी में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था कि ये एक्ट किसी भी धार्मिक संरचना के धार्मिक चरित्र को जांच करने से नहीं रोकता, बदलने से रोकता है, लेकिन उसका स्वरूप है क्या ये जानने से नहीं रोकता। मतलब ये एक्ट कहता है कि किसी धार्मिक इमारत का चरित्र नहीं बदला जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक, कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा, लेकिन कैरेक्टर है क्या, मूल स्वरूप है क्या, धार्मिक इमारत का असली चरित्र क्या है, ये भी तो पता चलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है साहब। तब जस्टिस चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी से संविधान और कोर्ट में भरोसा का दावा करने वाले बहुत सारे लोग बहुत नाराज हो गए थे। जबकि कांग्रेस सरकार में पास हुए इस एक्ट के राजनीतिक चरित्र पर काफी सवाल बहुत पहले से हैं।
आप ये जानकर चौंक जाएंगे जो अब मैं आपको बता रहा हूं। 1991 में जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस वक्त लाया गया, उस वक्त जम्मू कश्मीर में इसे लागू नहीं किया गया, जम्मू कश्मीर को इससे बाहर कर दिया गया था। उस वक्त जम्मू कश्मीर में ना हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मंदिरों को मस्जिदों में बदला जा रहा था। लेकिन जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, उसके दायरे से जम्मू कश्मीर को बाहर रखा गया। अब ये तो कम्युनल हुआ ना, सांप्रदायिक हुआ, ये पूरी तरह से सांप्रदायिक हुआ। यानी कांग्रेस सरकार को जम्मू कश्मीर में धार्मिक इमारतों का स्वरूप बदलने से कोई आपत्ति नहीं। ये मैं 90 की दौर की बात कर रहा हूं, जब मंदिरों पर हमले हो रहे थे, जब मंदिरों को मस्जिदों में बदला जा रहा था। इसी का विरोध करते हुए 23 अगस्त 1991 को बीजेपी सांसद स्वर्गीय जसवंत सिंह जी ने क्या कहा, मैं आज वो लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य को इस एक्ट से बाहर रखा गया। जम्मू कश्मीर राज्य में ऐसे अनेक उपासना स्थल हैं जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग उपासना करते हैं। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि सभी को यह पता है कि जम्मू कश्मीर में अनेक मंदिरों को अपवित्र किया गया। क्या इस राज्य को अलग रखना बुनियादी तथा मौलिक समानता और संविधान का अतिक्रमण नहीं होगा? जसवंत सिंह ने आगे कहा कि यह एक्ट उपासना के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकार का भी अतिक्रमण है। अब इसको इस तरह से समझिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि मंदिर मंदिर रहेगा, मस्जिद मस्जिद रहेगी, धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा पूरे देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को बदला जा रहा है, उनका धार्मिक स्वरूप बदला जा रहा है। तो मंदिरों की टेंशन नहीं है क्या? अयोध्या में कुछ हो रहा था, उसी के दौरान ये सब कुछ लाया गया, राम मंदिर। इसलिए इस एक्ट को देवस्थानों के खिलाफ क्या हुआ कि कांग्रेस के तुष्टीकरण का कानून बताया गया, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि साहब कि राम मंदिर के बाद देश में ना कोई और धार्मिक विवाद ना उठे। इस एक्ट को लेकर हिंदू संगठनों को कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाने का मौका मिला। इसलिए कांग्रेस 1991 में वक्फ बोर्ड लेकर आई, वक्फ बोर्ड एक्ट। मतलब इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ तो ऐसा कानून बनाया गया जिससे हिंदू चाहकर भी अपनी सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों को फिर से वापस लेने या कम से कम उसकी सच्चाई जानने का भी दावा नहीं कर सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक, अयोध्या को छोड़कर कहीं पे भी आप मतलब है पता है कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन आप नहीं बोल सकते क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए ये, दूसरी तरफ 1991 में वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां दी गई, 1995 में इतनी असीमित शक्तियां दी गई कि वो दूसरों की संपत्तियों के साथ साथ मंदिरों पर भी कब्जा कर ले। 1995 में बने वक्फ कानून की धारा 40 किसी भी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने या नहीं होने की जांच करने का विशेष अधिकार देती है। धारा 40 अगर वक्फ बोर्ड को लगता है, सबूत नहीं, लगता है, सिर्फ लगने से अगर लगता है कि ये उनकी संपत्तियां हैं, तो वो संपत्ति के स्वामी या ट्रस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है कि क्यों ना इस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति दर्ज कर दी जाए। इस बारे में बोर्ड का फैसला अंतिम फैसला होगा। उस फैसले को मात्र वक्फ ट्राइब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ तो हिंदू जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहरों पर दावा नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ चाहे मंदिर हो चाहे किसी पर भी दावा ठोक सकता है। इन दोनों को तुलना करिए, तब आप समझ पाएंगे तुष्टीकरण। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्शिप एक्ट की तरह वक्फ एक्ट को भी अदालत में चुनौती दी गई। वक्फ के खिलाफ याचिका में कहा गया कि कोई नियम अधिसूचना आदेश जो है ये इस्लामी समुदाय की संपत्तियों पर लागू नहीं होना चाहिए, गैर इस्लामी, माफ करिएगा, गैर इस्लामी संपत्तियों पर लागू नहीं होना चाहिए। इसे कहा गया वक्फ की जो भाई इसमें जो धाराएं हैं, ये जो सेक्शंस है बहुत डेंजरस है, ये तो मजहबी मनमानियां है वक्फ की, ऐसे कैसे होगा? वक्फ पर जारी सुनवाई के बीच ही वक्फ की मजहबी मनमानियों के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब क्या है, अब सर्वे पर रोक लग गई है, अब सर्वे नहीं होगा जब तक फैसला जो है अगली सुनवाई तक, ठीक। लेकिन वक्फ पर तो सुनवाई चल रही है, कई मामले हैं, लेकिन वहां वक्फ की मजहबी मनमानियां, चाहे महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की 300 एकड़ जमीन पर वक्फ का दावा ठोकने का मामला हो, 103 किसान की 300 एकड़, अभी लखनऊ में 250 साल पुराने एक शिव मंदिर पर वक्फ का दावा, या वाराणसी में 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर दावा। वक्फ की तो मजहबी मनमानियां चल रही हैं साहब, अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया, सर्वे रुक गया है। वक्फ को लेकर इस तरह का आदेश क्या आना चाहिए, मतलब जिसमें कहा जाए साहब कि वक्फ पर सुनवाई पूरी होने तक
वक्फ किसी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता है। यहां हम एक स्पष्ट कर दें, सुप्रीम कोर्ट के आज के अपने आदेश में सर्विस से लेकर नए केस दाखिल होने के बारे में जो भी कुछ कहा गया वो सिर्फ अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम रोक है। यानी ना तो कोई परमानेंट आदेश है, ना ही कोई इस मामले में कोर्ट में कोई फैसला सुनाया है। वहीं आज के आदेश के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ ही धार्मिक संस्थानों ने अपनी राय जाहिर किया। सुनना चाहिए आपको। जिसको अंतरिक्ष पर जाना है, जिसको रोजगार बनाना है, जिसको महंगाई कम करनी है, जिसको बेरोजगारी कम करनी है, जिसको आर्थिक असमानता घटानी है, जिसको अडानी को कानून का सामना कराना है, वो देश खोदने पे लगा हुआ है। बीजेपी इस पर बात करने से मना कर रही है। साफ समझ में आता है कि ये सारी साठगांठ से चल रहा था, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने के लिए जो निचली अदालतें हैं वो भी बाध्य होंगी, और जो सरकार हैं और जितने भी व्यक्ति ऐसे जो गैंग के रूप में काम कर रहे थे, जो लगातार ये प्रयासरत थे कि इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते थे और संविधान को कमज़ोर करना चाहते थे, अब उस पर यकीनन रोक लगेगी। और माननीय सबने ही एक बहुत राहत की सांस ली है, और बार बार खुसूसन जो मसाजिद और दरगाहों के सिलसिले में सर्वे के ऑर्डर आ रहे थे, उससे लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही थी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और ज़्यादा मजबूती फराहम करेगी। आपस में जो बैड ब्लड क्रिएट हो रहा था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, वो ख़त्म होगा। एक नई पहल होगी, जुडिशरी में हमारा यकीन बहाल होगा। और ये चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोरोस पर चल रहे संग्राम की। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। तुमको बहुत जल्दी भूल जाते हो, आपको रिश्ते याद ही कहाँ रहते हैं। सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है, और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहाँ कांग्रेस पार्टी उठाती है। ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। देशद्रोही लोगों से मेरा संबंध रहा है, ये बताना चाहिए, तो उसके बजाय मिर्ची लग रहा है। खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? जॉर्ज सोरोस भाजपा के विफलताओं को छुपाने का सुरक्षा कवच बन चुका है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? Whatever allegation the member Nishikant Dubey make, you have to expunge it, examine it and expunge it. भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्चा किया और सोरोस फाउंडेशन सभा की कार्रवाई 1 बजे के लिए स्थगित दी जाती है। सीधा सा सवाल ये कि क्या सोनिया गांधी फंस गई हैं सोरोस वाले मामले को लेकर? क्या वो जवाब देंगी, और देंगी तो क्या देंगी और कब देंगी? अब हुआ ये कि संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। बीजेपी ने लोकसभा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस के संगठनों से या फाउंडेशन से संबंधों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया, तो वहीं राज्यसभा में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर हंगामा हुआ। ठीक, ये दो तस्वीरें। पहले ऐसा करते हैं, आपको ना लोकसभा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सोनिया और ये तस्वीर आ गई, सोनिया और सोरोस के पोस्टर लेकर पहुंच गए। ये कांग्रेस वाले अंदाज में आज, ये पहले कल कांग्रेस लेकर आई थी पोस्टर, आज जो है गिरिराज जी लेकर आए। सोनिया सोरोस का रिश्ता क्या, ये नारे लगे हैं आज साथ सदन में। पोस्टर लेकर आ गए गिरिराज जी। पोस्टर में लिखा था सोनिया सोरोस से रिश्ता क्या, सोनिया गांधी जवाब दें, सोरोस के फाउंडेशन से सोनिया का रिश्ता क्या। पोस्टर में लिखा था ये रिश्ता क्या कहलाता है, गिरिराज सिंह। ठीक, आगे बढ़िए। वहीं संसद के बाहर और मकर द्वार पर, ये देखिए अगली तस्वीर, विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। उधर राज्यसभा में जगदीप धनखड़ सभापति उपराष्ट्रपति, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी सवाल पूछ रही है, सोरोस पर तो पूरा है विश्वास और उपराष्ट्रपति पर इतना अविश्वास।
सोरोस मुद्दे को लेकर हंगामा हो गया। जानते हैं हंगामा इतना बढ़ा कि 91 साल के पूर्व प्रधानमंत्री HD देव, देखिए हाथ जोड़ने पड़े उनको कि मत करिए इतना हंगामा, कांग्रेस से हाथ जोड़ने पड़े, HD देवेगौड़ा को हाथ जोड़ने पड़े। तस्वीरें देखिए, 91 साल के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी अपनी कुर्सी से खड़े होकर हंगामा कर रहे, विपक्षी सांसदों से अपील करते रहे कि सदन चलने दीजिए, लेकिन विपक्षी सांसदों ने हाथ जोड़ने के बावजूद उन्हें बोलने तक नहीं दिया। जानते हैं वहीं आज क्या हुआ, JP नड्डा ने राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। आरोप लगाया कि कांग्रेस इसलिए सदन में हंगामा कर रही है ताकि सोरोस के मुद्दे को दबाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास कर रही है। देश जानना चाहता है साथ कि इस सदन की वरिष्ठतम नेता, सांसद, सीनियर लीडर सोनिया गांधी जी का सोरोस की फाउंडेशन से क्या संबंध है। ये नड्डा जी ने कहा। JP नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि खड़गे का यह आरोप गलत है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि कई बार उन्हें सभापति ने चैम्बर में बुलाया साहब। उसके अलावा पत्र लिखकर भी बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने खुद हर बार बातचीत से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पोस्ट किया, चेयरमैन को चीयर लीडर कहा, चेयरमैन को चीयर लीडर कहा गया, सभापति, उपराष्ट्रपति। कांग्रेस पार्टी ने चेयर की इंसल्ट की है, सुनिए। मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है, जो मैंने कल भी कहा था। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से, कि आपको एक बार नहीं अनेकों बार चैम्बर में बुलाया गया है। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय द चेयर टू द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टाइम एंड अगेन to participate and come to the chamber, but the leader of opposition has always denied, and he has also not participated in the BSc meeting, also in the last meeting. सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। और आपको बता दें, निशिकांत दुबे लोकसभा में अलग ही फॉर्म में नजर आया आज, अलग ही फॉर्म में। सोनिया सोरोस का रिश्ता क्या, आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे का खर्च सोरोस की संस्था ने उठाया। सीधा डायरेक्ट अटैक, निशिकांत दुबे अलग फॉर्म में। सोरोस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए फंडिंग की। निशिकांत दुबे ने सांसदों के भारी हंगामे के बीच कांग्रेस पार्टी से 10 सवाल पूछे, 10। हालांकि उन्होंने जैसे ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सोरोस से रिश्तों को लेकर सवाल पूछने किए तो फिर शोर मचाना, हंगामा हो गया, जिसके बाद थोड़ी देर में ही सदन की कार्रवाई जो है वहां पर स्थगित करनी पड़ी। वो सिर्फ 6 सवाल पूछ पाए। आप देखिए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी से क्या क्या सवाल पूछे, मैं एक बार आपको बताता हूं, फिर मैं आपको बयान सुनाऊंगा। उन्होंने पूछा सीधा सवाल, सोरोस की संस्था से सोनिया गांधी का क्या संबंध है, नंबर 1। नंबर दूसरा सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने पूछा कि नाम्बियार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने 150 करोड़ का घोटाला किया। सैम पित्रोदा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव नाम की एक संस्था चलाते हैं। सोरोस उसको फंडिंग करता है और यही संस्था राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे का खर्च उठाती है। ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव यानी कि ऐसे समझिए, सोरोस इनडायरेक्टली राहुल के अमेरिकी दौरे की फंडिंग करता है। बकौल निशिकांत दुबे, सैम पित्रोदा, राहुल, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है। नंबर 2, क्योंकि सैम पित्रोदा इंपॉर्टेंट है, वो राहुल जी के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु। तीसरा, 2004 और 2009 में सोरोस भारत आया, उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेकर 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। तो गांधी परिवार से भी मिला, गांधी परिवार से सोरोस का क्या संबंध है। 3, चौथा, राजीव गांधी फाउंडेशन को सोरोस ने बहुत पैसा दिया। सोरोस मनोज भार्गव हर्ष फाउंडेशन के साथ मिलकर ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का क्या रिश्ता है। 5, सोरोस ने अलग अलग फंड बनाए।
फॉरेन बर्ड, फेसबर्ग, इस तरह के फंड बनाकर उसने कांग्रेस के 300 लोगों को स्टार्टअप के नाम पर पैसा दिया। कौन है 300 लोग? सोरोस ने कांग्रेस के किन 300 लोगों को पैसा दिया? उनका गांधी परिवार से क्या कनेक्शन है? छठा सवाल, पॉइंटेड सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया और सोरोस के फाउंडेशन से भारत जोड़ो यात्रा के लिए कितना पैसा मिला? सीधा सवाल, 6 सवाल सुनिए। सबसे पहला सवाल यह है कि एफडीएल एपी जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? दूसरा सर, नाम्बियर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 150 करोड़ का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का वो चेयरमैन है, वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको यूएसएड पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? तीसरा सर, 2004 में सोरोस यहां आया, 2009 में सोरोस यहां आया, उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। वो गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? मेरा चौथा सवाल सर, राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। सोरोस जो है मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन और रॉकफेलर। आगे बताते हैं और अब बात करेंगे घुसपैठियों का आधार कैसे रद्द होने वाला है। घुसपैठियों का आधार ही खत्म कर दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने। बात इसकी, जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है। और हमारा फ़र्ज़ है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। बेहतर दिल्ली बनाने के लिए और दिल्ली को बचाने के लिए आज की इस हालात में ये अवैध घुसपैठ होनी बंद है और ऐसे अवैध घुसपैठियों को निकालना बहुत जरूरी है। चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां है इसका मतलब? कहां छिपा के रखा हुआ था अब तक? सब सीधी सी लाइन ये है, रोहिंग्याओं, घुसपैठियों और घुसपैठिया प्रेमियों के लिए बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। खबर यह कि हिमंता सरकार ने घुसपैठ का आधार ही खत्म कर दिया, क्योंकि असम सरकार ने अब आधार कार्ड को एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जोड़ दिया, एनआरसी से जोड़ दिया। यह फैसला कैसे घुसपैठ की कमर तोड़ देगा। और हम कह रहे हैं हिमंता मॉडल देश में होना चाहिए। इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी? ये बात आप देश में घुसपैठ करके छिपे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ 3 खबरों से समझ सकते हैं। जल्दी से मैं आपको बताता हूं दिल्ली में क्या हुआ था। रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो गया। सर्च वारंट, घुसपैठियों का बाहर निकालो इनको, एलजी का ऑर्डर आ गया है। ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 32 संदिग्धों की पहचान कर ली है। शक है कि वो घुसपैठ करके आए बांग्लादेशी हैं। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ यह सर्च ऑपरेशन एलजी के ऑर्डर पर किया। 10 दिसंबर को एलजी ने कहा था पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाए, घुसपैठियों की पहचान करे, उन्हें बाहर निकाले। ऐसा इसलिए क्योंकि 2003 के बाद पुलिस के पास घुसपैठियों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है। पेपर दिखाओ, कागज दिखाओ और नया से जाओ, क्लियर हो गया। दूसरा, इसी के बाद से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस सीमापुरी, जहांगीरपुरी, कालिंदी कुंज, जाफराबाद समेत कई जगहों पर घुसपैठियों की तलाश कर रही है जो बांग्लादेश से चोरी छिपे आकर दिल्ली में रह रहे हैं। अभी कहां छिपेंगे? सिर्फ दिल्ली नहीं, इस वक्त जम्मू और छत्तीसगढ़ में भी घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे राष्ट्रव्यापी समझता है ना ये तो कि घुसपैठियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी युद्ध छेड़ने की जरूरत है।
इसलिए देखिए दिल्ली, जम्मू, छत्तीसगढ़, सरकार के आदेश पर रोहिंग्या बस्तियों को बिजली पानी वहां पर काट दी गई जगह जगह। जम्मू में बसे रोहिंग्याओं को लेकर बीजेपी का आरोप है कि रोहिंग्याओं को यहां बड़ी साजिश के तहत बसाया गया ताकि कश्मीर की तरह जम्मू की डेमोग्राफी बदली जा सके। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 13,000 से ज्यादा रोहिंग्या घुसे हुए हैं। 15 सालों में घुसपैठियों की संख्या दोगुनी हो गई है। लेकिन देश में चिपका रह रहे बांग्लादेशी और घुसपैठियों की पहचान इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्या होता है, पेपर्स बना लेते हैं, पहचान पत्र बना चुके हैं। ये होता है फर्जी आधार कार्ड। इस बात का सबसे हैरान करने वाला खुलासा पुणे से हुआ। 4 दिन पहले पुलिस ने मुजम्मिल खान नाम के एक रोहिंग्या मौलाना को 10 साल पहले बांग्लादेश में फर्जी तरीके से घुसा। ये 10 साल पहले घुसा, 500 रुपए में आधार बनवा लिया इसने, पासपोर्ट बनवा लिया भाई ने। इसके बाद पुणे में एक मकान की रजिस्ट्री करा ली। भारत का आधार ही घुसपैठियों का सबसे बड़ा हथियार, मददगार। 500 रुपए में आधार कार्ड बनवा लेते हैं, घुसपैठ कर लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। घुसपैठियों की इसी साजिश पर हिमंता सरकार ने सबसे बड़ी चोट की है, समझिएगा। हिमंता सरकार के फैसले के मुताबिक असम में लोगों को आधार कार्ड पाने के लिए कड़ी शर्त को पूरा करना होगा। अब असम में आधार कार्ड को एनआरसी से जोड़ दिया गया है, यानी आधार कार्ड पाने के लिए एनआरसी में एप्लीकेशन जरूरी है। एनआरसी में अप्लाई किए बिना किसी को आधार कार्ड नहीं मिलेगा। बड़ी बात यह कि असम में जो एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं करेगा उसका आधार कार्ड अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यह फैसला असम सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। लेकिन विपक्ष असम सरकार के नो एनआरसी नो आधार के फैसले के खिलाफ है। कांग्रेस कह रही कि किसी व्यक्ति को आधार कार्ड देने से इनकार करना बहुत गलत बात है। सुनिए। असम की जनता जो है ना, अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी की एनआरसी करने जा रही है। चुनाव नजदीक हैं। अभी झारखंड के आदिवासी समाज ने, झारखंड के पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, अगड़ों ने, महिलाओं ने खदेड़ा है वहां से। उनको बुरी तरह से हार करके असम वापस गए हैं। बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने दिल्ली से। अब दिल्ली के सामने मुंह दिखाते बन नहीं रहा है। ना अमित शाह जी को मुंह दिखा पा रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी को। अब इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा असम में शुरू करेंगे। असम की जनता इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा की अच्छी वाली एनआरसी करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सर्कल लेवल पे और उनका गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे, शहर लेवल पे। जिस महिला पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। 5 लोग हैं। पहला प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। 5वां मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। जिस महिला ने मीडिया कर्मियों पर रौब जमाने की कोशिश की। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा जो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिया लोगों को। जिस महिला पर बेटी की गृहस्थी उजाड़ने का आरोप है, वो महिला अब गिरफ्तारी के डर से थर-थर कांप रही है। क्या हुआ आंटी? प्लीज थोड़ा सा। अतुल ने जिन 5 लोगों को अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार बताया था, उनमें से एक किरदार ये है, निशा सिंघानिया। ये रिश्ते में अतुल की सास है। अतुल के मुताबिक माँ और बेटी ने मिलकर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब अतुल ने आत्महत्या कर ली तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। निशा सिंघानिया को जब पता चला कि बेंगलुरु पुलिस ने उसकी बेटी और बेटे तीनों के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो निशा सिंघानिया के होश उड़ गए। निशा सिंघानिया को जेल जाने का डर ऐसा सताने लगा कि उसकी रातों की नींद गायब हो गई। आधी रात को अतुल की सास और साला घर पर ताला लगाकर फरार हो गए।
क्या हुआ अंजू? प्लीज थोड़ा सा घर से भागते वक्त अतुल की सास निशा सिंघानिया बेहद डरी हुई नजर आ रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। डरी सहमी सास दोनों हाथ जोड़ते हुए भागती हुई नजर आई। सड़क पर अतुल का साला पहले से बाइक लेकर खड़ा था, जिस पर बैठकर अतुल की सास और साला रात के अंधेरे में फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात करीब 11:15 बजे निशा सिंघानिया अपने घर से निकली और धीरे से ताला लगाया। इसके बाद वो पीछे के रास्ते से जौनपुर किले के पास पहुंची, जहां उसका बेटा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। बाइक पर बैठते ही दोनों 9-2-11 हो गए। ये वो जगह है जहां पर माँ और बेटे जो है पुलिस की गिरफ्तारी की डर से यहाँ से बाइक के जरिए जो है फरार हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बेंगलुरु पुलिस कभी भी आ सकती थी और इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। सूत्र बता रहे हैं कि निकिता की मां निशा सिंघानिया गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकती है, जहां वो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे सकती है। निशा सिंघानिया के पड़ोसी दबी जमान में उनके हाईकोर्ट जाने की चर्चा कर रहे हैं। इस बीच अतुल ने अपने ससुराल पक्ष के जिस चौथे किरदार यानी अपने चाचा ससुर सुशील सिंघानिया को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया था,